हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिटी टीचिंग पॉइंट पर। आइए आज आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो आज की कक्षा है ये आपके SST, याद रखिएगा, ये आपके SST पेपर 2 से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बताया था कि अब आपके जो भी कक्षा आ रहे हैं आप सभी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब इसके बाद जो भी आपके लिए प्रश्न आएंगे, ये आपके जितने भी आपके अभी सामने बोर्ड पे लिखे हुए जो प्रश्न हैं, ये सभी आपके जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपके इस साल के सीटेट में आपको हूबहू यही देखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। आपको यहाँ पर एक कोड वर्ड मैंने बता दिया, VVI प्रश्न है और इसे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट समझकर इसे आप नोट कीजिएगा। चलिए तो आज एक एक करके हम लोग जानते हैं। आज के टारगेट, आज की कक्षा में लगभग 50 क्वेश्चन को कवर करने का है। एक एक क्वेश्चन में आपके 5 से 6 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्थानांतरणशील कृषि के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि कहते किसे हैं। मैं आपको बता दूं, स्थानांतरण कृषि वो कृषि होता है जो किसी एक क्षेत्र में करने के बाद वहां से उसे छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर उस कृषि को करना पड़ता है। इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस प्रकार की कृषि को कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि। तो आइए इसको जानते हैं कि हमारे जो और भी विदेश में इसे किन किन नाम से जाना जाता है। अगर हम सबसे पहले बात कर ले इंडोनेशिया तथा मलेशिया की, तो याद रखिएगा इसे वहां पर लदांग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर मैं बात कर लूं कि ब्राजील में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा रोका के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात कर लूं कि मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि मिल्पा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात कर लूं कि अपने भारत के नॉर्थ इंडिया में, कहां पर, याद रखिएगा नॉर्थ इंडिया में किस नाम से इस कृषि को जाना जाता है, तो याद रखिएगा झूम खेती के नाम से इसे जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी प्रकार हैं जो आपके झूम खेती है या लदांग है या मिल्पा है या रोका है, ये सभी आपके क्या है, तो याद रखिएगा ये सभी आपके हैं स्थानांतरणशील कृषि के प्रकार। और ये आपके विदेशों में इसके अलग अलग नाम है। अब इसके बाद मैं बता दूं, अगला पॉइंट है कि कौन से महाद्वीप तीनों रेखा अर्थात कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें ये आपका क्या हो गया, तो इसे याद रखिएगा ये विषुवत रेखा, और ये आपका दक्षिण में 23.5 डिग्री पर ये आपका है मकर रेखा। अगर मैं बात कर लूं 23.5 डिग्री उत्तर पर, तो ये आपका है कर्क रेखा। तो बात कर लेते हैं इन तीनों की। तो याद रखिएगा कि जो आपके महाद्वीप, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो तीनों रेखा कर्क, मकर, विषुवत तीनों रेखा उससे गुजरती है, तो याद रखिएगा वो महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप, जिससे कि तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं विश्व की सबसे बड़ी नदी, इसमें बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंटों को कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। और कहता है कि सबसे लंबी नदी, देखिए यहां पर बहुत कंफ्यूजन है, बड़ी और लंबी याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो याद रखिएगा वो है आपकी नील नदी। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ये बता दो ये है अमेजन नदी। बड़ी और लंबी का क्या फर्क होता है, आपको बता दो, जहां से उसका उद्गम स्थल होता है। उद्गम स्थल किसे बोलते हैं, जहां से वो निकलती है, और उसका जहां पर संगम स्थल होता है, जहां पे वो मिलती है किसी सागर से, महासागर से। इसकी दूरी, इसकी लंबाई जो होती है, ये हुआ लंबाई में। तो लंबाई में कौन है विश्व की सबसे लंबी नदी, तो नील है। अब जो बड़ी की बात कर लेते हैं, कोई क्या होता है चौड़ाई में बड़ा होता है, तो उसमें आपका विश्व में कौन आता है, तो याद रखिएगा अमेजन नदी। कौन सा नदी, तो अमेजन नदी, याद रखिएगा। अब मैं बात कर लूं कि सबसे बड़ा मरुस्थल, याद रखिएगा सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये वाला पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है,
तो याद रखिएगा वो है आपका अंटार्कटिका। और अगर आपसे पूछ ले कि बताइए विश्व का सबसे गर्म यानी सबसे हॉटेस्ट मरुस्थल कौन है, तो याद रखिएगा वो है आपका सहारा मरुस्थल। क्या है, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल पूछ ले तो याद रखिएगा वो है अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल वो है आपका सहारा, जो कि आपका अफ्रीका में विद्यमान है। कहां पर है, याद रखिएगा ये आपका अफ्रीका में मौजूद है। अगर मैं आपसे बात कर लूं भारत और चीन, ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत और चीन की सीमा रेखा, अर्थात ये साइड आपका क्या हो गया, चीन हो गया, और ये साइड आपका भारत हो गया, इसके बीच में एक बॉर्डर होती है। आपसे अगर पूछ ले कि भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा उसे हम कहते हैं मैकमोहन। क्या, तो याद रखिएगा उसे हम कहते हैं मैकमोहन। अगर आपसे पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि रेड क्लिफ लाइन। किस नाम से, तो याद रखिएगा कि रेड क्लिफ लाइन के नाम से भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए भारत और अफगानिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो याद रखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को, उनके बॉर्डर को डुरंड नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद मैं बात कर लूं कि किन 2 दिन, कौन ऐसा दिन है जिसमें सूर्य की सीधी किरण कहां पड़ती है, भूमध्य रेखा। कहां पर, ये वाला आपका जो रेखा है, ये वाला, ये भूमध्य रेखा। कौन ऐसे 2 दिन है जो कि सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती है, अर्थात सीधी पड़ती है, तो याद रखिएगा वो है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, जिसमें कि क्या होता है, 12 घंटे की रातें होती है और 12 घंटे का दिन होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपके जितने भी पॉइंट्स आपके सामने आपको अभी बताए जा रहे हैं, ये सब आपके जो है बिल्कुल एनसीईआरटी से लिए हुए पैटर्न है। और मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार आपके हर कक्षा में एनसीईआरटी का जिक्र क्यों करता हूं, क्योंकि आपका सीटेट ये एनसीईआरटी आधारित ही प्रश्न आपसे पूछती है। तो याद रखिएगा कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण किन 2 दिनों पर सीधी पड़ती है, तो याद रखिएगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण सीधे गिरती है, जिसका परिणाम होता है कि उस दिन रात और दिन बिल्कुल बराबर होते हैं, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। अगर मैं आपसे बात कर लूं, अब आपके सामने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कि आप इस बार के सीटेट में हो सकता है कि आपको इसे एक न एक पॉइंट जरूर देखने को मिले। पूछ ले कि सवाना, जो सवाना घास का मैदान है, ये कहां पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि सवाना घास का मैदान कहां पाया जाता है, जो आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मैंने बताया था। आपको बता दूं कर्क और मकर, इन दोनों रेखा के बीच विषुवत को लेते हुए ये वाला क्षेत्र आपका क्या है, उष्ण कटिबंधीय। क्या है, याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला 66.5 डिग्री तक, ये आपका शीतोष्ण है। क्या है, शीतोष्ण। अगर पूछ ले कि सवाना घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये अफ्रीका में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि एस्टेपी, कौन सा, एस्टेपी नामक घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो ये हमारे मध्य एशिया में पाया जाता है, जहां पर हमारा भारत है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछ ले, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ ले, तो आप याद रखिएगा कि एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में ही आपका एस्टेपी नामक घास का मैदान पाया जाता है। अगर आपसे वही पूछ ले कि बताइए प्रेअरीज, जो आपका एक घास का मैदान है, प्रेअरीज घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका में आपका प्रेअरीज घास का मैदान पाया जाता है। अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि बताइए पंपास, पंपास नामक घास का मैदान कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। आपको अगर पूछ ले कि वेल्ड घास का मैदान, याद रखिएगा इन सभी का नाम आपके सामने अगर नोटबुक है उस पर नोट करते जाइए कि वेल्ड घास का मैदान
कहां पाया जाता है? तो याद रखिएगा वेल्ड घास का मैदान आपका साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। कहां पर? वेल्ड घास का मैदान कहां पर पाया जाता है? तो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि डाउन घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि डाउन घास का मैदान आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये आपको मैं बता दूं कि इससे प्रश्न आएंगे आपको कैसे, आपसे डायरेक्ट वे में पूछ लिया जाएगा कि जिस प्रकार आपसे पूछ ले कि प्रेयरीज घास का मैदान ये कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रेयरीज आपका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। अभी मैं आपको इनसे कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न जो बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सभी पॉइंट को एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। कहता है कि याद रखिएगा अकीमेडू एक क्या थी? एक व्यापारिक बस्ती थी, एक व्यापारिक जनजाति थी। कौन सा? अकीमेडू। अब याद रखिएगा ये नाम को, अकीमेडू व्यापारी बस्ती वर्तमान में कहां पाया जाता है? पहले नहीं बल्कि अभी फिलहाल वर्तमान में ये कहां पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता दो 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अकीमेडू व्यापारिक बस्ती कहां पाया जाता है वर्तमान में? तो याद रखिएगा ये आपके पुडुचेरी में पाया जाता है। कहां पर? तो याद रखिएगा ये आपके पुडुचेरी में पाया जाता है अकीमेडू व्यापारिक बस्ती। अब मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछ ले कि मौर्य काल के दौरान किसे काला सोना, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि मौर्य जो वंश था, मौर्य काल के दौरान, मौर्य समय में काला सोना किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा उस समय में काला सोना आपके काली मिर्च को कहा जाता था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मौर्य काल के दौरान काला सोना से किस चीज को जाना जाता था? तो याद रखिएगा वो है आपका काली मिर्च। अगर आपसे पूछ ले ये वाला पॉइंट कि मशरूम सेल का आकार कैसा होता है? मशरूम सेल का आकार, मशरूम एक प्रकार का पौधा होता है जो कि आपने देखा होगा कि नम मिट्टी में निकलता है। आपको बता दूं कि मशरूम सेल का आकार कैसा होता है, या नीचे वाला भाग है ना, तो कहता है कि मशरूम सेल का आकार जो नीचे वाला भाग होता है, ये वाला भाग आपको बता दूं एक वृक्ष की तरह होता है। ये वाला नीचे वाला भाग कहता है कि मशरूम सेल का नीचे वाला भाग क्या होता है? तो संकीर्णीय होता है। अब संकीर्णीय का मतलब बता दूं क्या होता है? संकीर्णीय का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? याद रखिएगा संकीर्णीय का मतलब होता है छोटा, और इसका सिर से मतलब ऊपर वाला सिरा है ना, ऊपरी हिस्सा। तो याद रखिए नीचे वाला जो क्या होता है? संकीर्णीय होता है। ये वाला भाग संकीर्णीय होता है, छोटा होता है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसका सिर से कैसा होता है, तो याद रखिएगा ये विस्तृत होता है, फैला हुआ होता है, बड़ा होता है। आपने मशरूम का पौधा अवश्य देखा होगा। आपने देखा होगा कि मशरूम का पौधा जो नम मिट्टी में निकलता है उसकी जड़ें छोटी होती है, जिसको आप तना भी बोल सकते हैं आम जबान में। तना उसकी छोटी होती है और उसका जो ऊपरी शीर्ष होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत फैला हुआ होता है, बहुत बड़ा होता है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आपको बता दूं कि पृथ्वी के अंदर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भूकंप आता कैसे है, जिसको आप भूकंप बोलते हैं, आता कैसे मैं आपको बता दूं। हमारे पृथ्वी के गर्भ में बड़ी 6 प्लेटें हैं और छोटी 9 प्लेटें पाई जाती है, जो हमेशा आपस में क्या रहती है? गतिमान रहती है, गति करती रहती है, घूमती रहती है। इन्हीं की गति करने के दौरान, इसी के आपस में घूमने के दौरान कभी क्या हो जाता है? एक दूसरे प्लेटों से इसकी घर्षण हो जाती है, एक दूसरी प्लेटों से इसकी टकराव हो जाती है, जिससे ये दोनों आपस में एक दूसरे से हटने लगती है। जब एक दूसरे से टकराव होती है और वो हटने लगती है, जिससे क्या होता है कि जलजला आता है, जिससे भूकंप का अनुभव किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कहता है क्या कि पृथ्वी के अंदर, ये वाला भाग को आप मान लीजिए क्या है? आपका पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। कहता है पृथ्वी के अंदर निचला वाला भाग में, याद रखिएगा पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप तरंग आरंभ होता है, अर्थात यहां पर कुछ प्लेटों के टकराने से, भूमि के नीचे यहां पर प्लेटों के टकराने से क्या हुआ?
आपका जो आपका क्या बोलते हैं भूकंप तरंग था, जो कंपन था, वो आरंभ होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे उद्गम केंद्र बोलते हैं। जहां से तरंग निकलती है उसे उद्गम केंद्र बोलते हैं। अब मैं आपको यहीं पर बता दूं, कहता है कि पृथ्वी पर जहां भूकंप का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? यहां से तो निकला जमीन के अंदर, भूमि के गर्भ से जहां से निकला, आपने इसे उद्गम केंद्र कहा। अगर यही इसी के जस्ट सामना यहां पे बता दूं कि कोई दो व्यक्ति, एक ये साइड है और एक ये साइड है, इन दोनों के बीच में यहां पर धरातल के ऊपरी वाला साइड में यहां से भूकंप का क्या हुआ? अनुभव किया गया है ना। तो जहां से भूकंप जमीन के ऊपरी सतह से जहां से अनुभव किया जाता है उस क्षेत्र को बोलते हैं अधिकेंद्र। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भूगर्भ से जहां से भूकंप आरंभ होता है, जहां से कंपन, यहां से तरंग आरंभ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उद्गम केंद्र कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जहां से भूकंप को महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आइए मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि इससे प्रश्न बनेंगे कैसे। आपसे डायरेक्ट वे में पूछ लिया जाएगा, विश्व का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और उसके बाद विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है? आप याद रखिएगा वो है आपका अफ्रीका। याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन ऐसा महाद्वीप है जिसे विषुवत रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, तो याद रखिएगा वो है आपका अफ्रीका। ये दो प्रश्न आपके अफ्रीका से हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा वो है आपका लदांग। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए ब्राजील में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा वो है आपका रोका नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि मैक्सिको में आपको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि मिल्पा के नाम से। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे भारत में नॉर्थ इंडिया, कहां? नॉर्थ भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा स्थानांतरण कृषि को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, डायरेक्ट वे में प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है और पूछा जाता रहा है, इस बार भी अवश्य आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, विश्व की सबसे लंबी नदी वो है आपकी नील। अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो याद रखिएगा वो है आपका अंटार्कटिका। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है, तो वो है आपका सहारा मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि आपके लिए जो इंपोर्टेंट है कि बताइए कि मध्य एशिया में आपको बता दीजिए कि सवाना घास का मैदान कहां मिलता है, तो अफ्रीका। एस्टेपी घास का मैदान तो याद रखिएगा मध्य एशिया में मिलता है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि प्रेयरीज घास का मैदान कहां मिलता है, तो नॉर्थ अमेरिका। आपसे पूछ लेगा पंपास घास का मैदान कहां है, अर्जेंटीना में। वेल्ड घास का मैदान कहां है, तो याद रखिएगा अफ्रीका में। डाउन घास का मैदान कहां है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे पॉइंट्स आपके कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं और पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना है, उन्हीं के आस पड़ोस से लिया गया है। जैसा कि लग सकता है कि इस बार के सीटेट में आपसे अवश्य पूछ लेगा। तो उम्मीद कि आज की कक्षा आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।